जय हिंद साथियों स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से। साथियों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने में। देखिए सवाल है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। आपको बताना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसको साथियों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी TIR। ये जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है इसका शर्त क्या है, यानी क्या नियम है साथियों। पहला ऑप्शन देखिएगा आप लोग कि प्रकाश वायु से कांच में जाए, ये वाली शर्त है। या फिर दूसरा शर्त देखिएगा साथियों कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो, ये वाली शर्त है। या फिर तीसरा आपका शर्त क्या है साथियों कि प्रकाश घनत्व वाले माध्यम से विरल माध्यम में जाए। या फिर ऑप्शन डी में देखिए आप लोग माध्यम का अपवर्तनांक 1 से कम हो। तो आपको बताना है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। देखिए आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन है साथियों इसका कुल न 2 शर्त है। क्या है? 2 कंडीशन होता है। कितना? 2 कंडीशन। एक कंडीशन तो यह है साथियों कि प्रकाश घनत्व वाले माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इस कंडीशन में भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कब साथियों? कि प्रकाश घनत्व वाले माध्यम से विरल माध्यम में जाए। एक शर्त तो ये हो गया, एक शर्त ये वाला हो गया। और दूसरा शर्त आप लोग क्या ध्यान रखिएगा कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा हो। ये नहीं, छोटा नहीं, ये छोटा को आप काट दीजिए, बल्कि क्या होगा आपका कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होगा साथियों, अगर अधिक होगा। क्या होगा? आपतन कोण जब भी क्रांतिक कोण से अधिक होगा ना साथियों तब भी आपका क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगा। यानी ये 2 शर्त है, ये दोनों शर्त को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इससे आगे और भी आपके एग्जाम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ भी सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। क्या क्या साथियों? एक घटना होता है आपका, क्या एक घटना होता है आपका मृग मरीचिका। क्या साथियों? मृग माने रास्ता होता है, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका मतलब यानी आप जो गाड़ी से चलते हैं रोड में तो आपको आगे में पानी जो दिखता है ना साथियों इसको बोलते हैं मृग मरीचिका। और ये घटना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उसके बाद साथियों एक और सवाल पूछा जाता है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी इसमें भी साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर भी आपका कार्य करता है। इंडोस्कोपी भी आप ध्यान रखिएगा साथियों। उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। क्या साथियों? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको ध्यान रखना है। उसके साथ ही आप देखते होंगे हीरा जो चमकता है ना, हीरा जो चमकता है ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये रहा अगला सवाल साथियों। अगला सवाल क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था। देखिए विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है साथियों इस सिद्धांत को किसने दिया था? क्या फैराडे ने दिया था, या फिर न्यूटन साहब दिए थे, या फिर साथियों ऑस्ट्रेट दिए थे, या फिर रॉबर्ट हुक दिए थे। तो देखिए आप सबको पता होगा कि सन 1820 में, कब साथियों? 1820 में, ध्यान रखिएगा कब? 1820 में। 1820 में किसने? ऑस्ट्रेट साहब ने। किसने? ऑस्ट्रेट साहब ने। कब साथियों? ये भी ध्यान आपको रखना है, 1820 में। 1820 में ऑस्ट्रेट साहब ने क्या किए थे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत दिया था, आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा सवाल है कि ओम का नियम किसे व्यक्त करता है। ओम का नियम साथियों आपको बताना है कि किसे व्यक्त करता है। देखिए आप लोग को बताते चलें कि हम लोग जो आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आते हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी आपका तीनों से आपका साथियों तीनों से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से सवालों का निचोड़ रहता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। चलिए क्या है कि ओम का नियम किसे व्यक्त करता है। पहला ऑप्शन है V = I/R को, या फिर P = I/V को, या साथियों E = MC² को, या फिर F = MA को। फटाफट आप लोग बताइए कि ओम का नियम किसे व्यक्त करता है। देखिए यहाँ से कुछ बातें आप लोग को बताते चलें कि जैसे आपका F = MA है साथियों, F = MA आप न्यूटन साहब के बारे में जानते होंगे। उन्होंने गति के कुल 3 नियम दिए थे। उनमें से साथियों जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, यानी न्यूटन साहब का जो द्वितीय गति नियम था, उसी द्वितीय गति के नियम से बल का परिभाषा होता है जो आपका क्या साथियों M/A, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन का ये गुणनफल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद E = MC² है साथियों, ये बहुत फेमस है। ई से आपका वो आइंस्टीन साहब हो गया, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है? E = MC², द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत है। ये आइंस्टीन साहब के द्रव्यमान, लिख लीजिएगा आप लोग, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत है साथियों। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य का सिद्धांत कौन? आइंस्टीन साहब दिए थे। और देखिए जो आपका P = I/V है, P बराबर होता है पावर, पावर बराबर शक्ति साथियों। तो ये विद्युत शक्ति का सूत्र है। किसका? विद्युत शक्ति। क्या साथियों? विद्युत शक्ति का ये आपका
सूत्र है, आप ध्यान रखिएगा, विद्युत शक्ति का ये सूत्र है। और आपका जो बचा V = I × R साथियों, ये आपका हो जाएगा क्या, ओम का नियम, यानी V = I × R हो जाएगा। बाकी सब बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने में, बस इसी तरह से आप लोग जवाब देते चले। देखिए अगला सवाल है साथियों कि किस दर्पण का फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। आपको बताना है कि कौन सा दर्पण है जिसका क्या फोकस यानी F और वक्रता केंद्र यानी C, ये दोनों साथियों कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है। क्या वो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा, या फिर साथियों समतल दर्पण हो जाएगा, या फिर अवतल दर्पण हो जाएगा, या फिर कोई नहीं। फटाफट आप लोग बताइए कि किस दर्पण में ये वाला गुण होता है साथियों कि फोकस और वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के सामने होता है। तो ध्यान रखिएगा, वो आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा साथियों, अवतल दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र दोनों क्या होता है, दर्पण के सामने में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जो U होता है ना साथियों, U जिसको क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोला जाता है। वस्तु दूरी को U से इंडिकेट किया जाता है। किससे, वस्तु दूरी को U से इंडिकेट किया जाता है। और ये हमेशा चाहे कोई भी दर्पण हो, ये हर दर्पण में कैसा होता है साथियों, निगेटिव होता है। कैसा होता है, इसका मान निगेटिव होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे चार्ट के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। बस इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो साथियों लाइक कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चलें। देखिए अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आपको बताना है कि जो एक वोल्ट मीटर होता है साथियों, वोल्ट मीटर, इसको परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। क्या इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या कोणीय रूप से जोड़ा जाता है, या फिर त्रिकोणीय रूप में जोड़ा जाता है। आप लोग फटाफट बताइए कि वोल्ट मीटर को ना परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ से कुछ बातें, जैसे आपको क्या ध्यान रखना है, एक आपका क्या हो गया, श्रेणी क्रम। क्या हो गया साथियों, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम के बारे में आप जानिएगा कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिरोध जो है ना, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होता है साथियों, प्रतिरोध रेसिस्टेंस जो होता है इसमें अधिक होता है। इसमें अगर आपको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना हो तो आप उसको किस में जोड़िएगा, श्रेणी क्रम में जोड़िएगा। ये सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर प्रतिरोध अधिक होगा साथियों, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे धारा क्या होगा, जब प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान वहाँ पे क्या होगा साथियों, कम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके समांतर क्रम में क्या होता है साथियों, समांतर क्रम में इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अधिक होता है तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या हो जाएगा साथियों, कम होगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध कम हो जाएगा और धारा का मान समांतर क्रम में क्या हो जाएगा साथियों, ज़्यादा हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आपका जो वोल्ट मीटर है ना साथियों, वोल्ट मीटर को इसको किस में जोड़ा जाता है, तो इसको जोड़ा जाता है आपका इसको आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से एक बात और आप जान लीजिए कि वोल्ट मीटर का ना उपयोग आपको पूछा जाता है। इसका उपयोग, तो ध्यान रखिएगा, इसका उपयोग किस में होता है, विभवांतर को मापने के लिए। किसको, विभवांतर को मापने के लिए। किसको साथियों, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने में साथियों। क्या है कि किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। देखिए एक में क्या होता है, आप समझिएगा यहाँ पे कि एक रिएक्शन में ऊर्जा का ज़रूरत पड़ता है और एक रिएक्शन में क्या होता है साथियों, ऊर्जा बाहर निकल करके आता है। आप इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। एक में रिएक्शन होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और एक में क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद ऊर्जा बाहर निकलता है। तो आपको बोला है कि किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी रिएक्शन होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत किस अभिक्रिया में होती है। क्या साथियों, विस्फोट में होती है, या फिर अम्ल प्लस क्षार वाली अभिक्रिया में होती है, या साथियों शोषण में होती है, या प्रकाश संश्लेषण में होती है। आपको बताना है कि किस अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी रिएक्शन होने के लिए आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश संश्लेषण। इन चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण है ना, इसमें क्या होता है साथियों, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब आपको इसका हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि ये CO2 लेता है साथियों, उसके बाद फिर ये क्या लेता है आपका H2O लेता है। लेने के बाद ये आपका सूर्य की ऊर्जा यानी सनलाइट और साथियों क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये आपका क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस साथियों ऑक्सीजन बाहर निकालता है। ये आपका क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। ये आपका रिएक्शन हो गया साथियों। ये रिएक्शन भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रिएक्शन से भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ना इस रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन आपका जो यहाँ पे शोषण वाला रिएक्शन है साथियों, शोषण को क्या बोलते हैं, इसमें आपका ना ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलता है। कैसे, इसमें क्या होता है कि C6H12O6
इसको साथियों ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको तोड़ा जाता है। जब इसको तोड़ा जाता है तो ये आपका CO2 प्लस H2O प्लस आपका किस में क्या मुक्त होता है साथियों, ऊर्जा मुक्त होता है। किस रूप में, ATP के रूप में। ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, इसमें देखिए ऊर्जा बाहर निकलता है, लेकिन ये रिएक्शन होने के लिए उष्मा का जरूरत पड़ता है। तो इसको बोलेंगे उष्मा शोषी और इसको बोलेंगे क्या, उष्मा क्षेपी बोलेंगे। ये भी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए इस सवाल के बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने में। देखिए आज फटाफट कर रहे हैं साथियों, थोड़ा सा आपको कम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, आप घबराइए मत। इसी तरह से आप कंटिन्यू बने रहें। हम लोग हर सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए अगला सवाल है कि CH4 यानी मीथेन में कार्बन की संयोजकता कितनी है। आपको बताना है कि मीथेन में साथियों कार्बन की संयोजकता कितनी है। क्या साथियों कार्बन की संयोजकता 2 है या फिर 3 है या 4 है या 1 है। देखिए मीथेन CH4, एक कार्बन ले लीजिए साथियों और इसके साथ 4 को आप हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। तो देखिए इस कार्बन की संयोजकता कितना हो गया, तो इसकी संयोजकता हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कुछ और सवाल पूछे जाते हैं जो काफ़ी आसान तो हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में जा कर के आप कन्फ्यूज कर जाते हैं। अब वो सवाल क्या है साथियों, तो एक पूछा जाता है कि अल्केन, क्या पूछा जाता है, अल्केन। अल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, CnH2n + 2 हो जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। एक हो गया अल्केन, एक होता है अल्कीन। क्या होता है, अल्कीन। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा साथियों, CnH2n। और एक क्या हो जाएगा साथियों, अल्काइन। क्या हो जाएगा, एक अल्काइन होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला भी आप ध्यान रखिएगा, CnH2n-2। देखिए इन तीनों में से ना एक सवाल आपके एग्जाम में हर हाल में देखने को मिलते हैं, तो आप इसको आप नोट कर लीजिएगा। जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है साथियों वो भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए साथियों। सवाल है कि लोहा जंग क्यों खाता है। देखिए आप लोहे को जब आप छोड़ दीजिएगा तो कुछ दिन बाद ना उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है। ठीक है साथियों, जंग लग जाने से आप ध्यान रखिएगा कि लोहे में अगर जंग लग जाता है ना तो उसमें क्या होता है, उसका वजन बढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि लोहे में जंग लगने से क्या होता है, तो उसका वजन बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे साथी क्या सोचेंगे कि जंग लगेगा तो जंग छूट जाता है, छूट करके क्या होगा, उसका वजन घटेगा। नहीं, बल्कि जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ता है। आप ध्यान रखिएगा साथियों। अब देखिए जंग क्यों खाता है, तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के कारण, या फिर साथियों धूप के कारण, या फिर अम्ल वर्षा के कारण, या फिर अधिक तापमान के कारण। तो ध्यान रखिएगा लोहा जो जंग क्यों खाता है तो वो आपका हो जाता है क्या, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के कारण। किसके कारण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहा आपका क्या होता है, जंग खाता है। आप ध्यान रखिएगा। जैसे आपको रिएक्शन करके दिखा देते हैं साथियों, होता क्या एक्चुअल में, लोहा Fe ये वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन से मिलता है, और साथियों जल से यानी उसमें जो नमी होता है उससे मिल करके कौन सा रिएक्शन करता है साथियों, ये बना देता है अपने ऊपर Fe2O3.X H2O। और साथियों यही जो है ना, यही आपका जंग का सूत्र है। और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जंग का सूत्र बताइए, तो यही साथियों जंग का सूत्र है। आप ध्यान रखिएगा। और इसका रंग अगर पूछ दे आपको, इसका रंग पूछ दे क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा ये लाल भूरा रंग का। क्या साथियों कैसा रंग का होगा, लाल भूरा रंग का होगा। कैसा, लाल भूरा रंग का होगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बढ़ेंगे इससे आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला सवाल आपके सामने है, जवाब दीजिए क्या है कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है। आपको साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। देखिए ये वाली सवाल ना आपका TRE 2 में पूछा गया सवाल है साथियों। किसमें, TRE 2 में आपका पूछा गया सवाल है कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है। पहला ऑप्शन, दोनों एक जैसे होते हैं, या फिर साबुन कार्बनिक होते हैं और डिटर्जेंट सिंथेटिक होते हैं, ये अंतर होगा। या फिर साबुन गैस है और डिटर्जेंट ठोस है, ये होगा साथियों। या फिर साबुन नमक है और डिटर्जेंट धातु है। तो आपको बताना है कि साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर क्या है, कि साबुन जो आपका होता है ये कार्बनिक होता है और डिटर्जेंट साथियों ये सिंथेटिक होता है। साबुन आपका कार्बनिक और डिटर्जेंट सिंथेटिक होता है। इसलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 9 के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों है कि अस्थायी कठोरता जल को मुलायम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। सॉरी, अस्थायी कठोर जल यानी जो जल अस्थायी कठोर होता है ना, उसको मुलायम करने के लिए, उसका कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। क्या उबालना का प्रयोग करेंगे,
या फिर छानना प्रोसेस का प्रयोग करेंगे, या फिर ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर निलंबन प्रोसेस का। तो बताइए साथियों, जब अगर कोई जल अस्थायी कठोर है तो उसको मुलायम करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। देखिए आप पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी जल अस्थायी कठोर तब होगा जब उसमें क्या होगा साथियों, कैल्शियम CaH यानी कैल्शियम बाई कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाई कार्बोनेट अगर उसमें मौजूद है तो साथियों वो जल क्या हो जाएगा, ये जल आपका अस्थायी कठोर जल होता है। लेकिन इसको जब आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा, यानी उबालने का मतलब वही ना होता है कि हीट करना। जब इसको आप उबालिएगा मतलब हीट कीजिएगा साथियों, तब इससे क्या होता है, इससे आपका CaCO3 जो होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये इससे क्या होता है, अलग हो जाता है साथियों। जब ये इससे अलग हो जाता है, और आप जानते हैं कि CaCO3 ये कैसा होता है, ये कठोर होता है। जब ये इससे अलग हो जाता है, जब कठोर पदार्थ इससे अलग हो जाता है, तब वो जल क्या हो जाता है साथियों, वो जल आपका मुलायम हो जाता है। तो इसीलिए जो आपका अस्थायी कठोर जल है, इसको मुलायम करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस, तो उबालना। क्या करेंगे साथियों, उसको उबालेंगे, उबाल करके उसको हम लोग मुलायम कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे की ओर, रुकिएगा थोड़ा सा। ये रहा अगला सवाल, ये रहा अगला सवाल साथियों, आप फटाफट जवाब दीजिए यहाँ से आप लोग। अगला सवाल है, देखिए क्या है कि RNA एक होता है DNA, एक होता है RNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है। साथियों आपका क्या है, RNA, आप पहले क्या कीजिए, इसका नाम लिख दीजिए, इसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर साथियों DNA होता तो क्या होता, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन यहाँ पे क्या है, RNA है, तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा शर्करा है, तो देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है साथियों, क्या, राइबोज। कौन सा शर्करा, राइबोज। तो इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि इसमें कौन सा शर्करा है, तो इसमें राइबोज। कौन सा साथियों, इसमें राइबोज शर्करा है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 11 के बाद आगे की ओर। ये रहा 12वां सवाल। 12वां सवाल है साथियों कि मानव नेत्र की रेटिना में कौन सी दो कोशिकाएं होती है। देखिए हम लोगों का जो रेटिना है साथियों, ये रेटिना में ना दो कोशिकाएं होती है। अब वो कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, क्या वो आपका कोन और रोड है, या फिर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन है, प्लाज्मा और लिम्फ है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है। तो आपको फटाफट बताना है कि मानव नेत्र का जो रेटिना है उसमें कौन सी दो कोशिकाएँ हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसमें ना दो कोशिकाएँ कौन कौन सी है, एक कोन है और एक क्या साथियों, रोड होता है। एक कोन होता है और एक रोड होता है। अब आपके एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बनते हैं कि बताइए कि जो कोन है ना, जो कोन सेल है, इसका क्या क्या कार्य है, इसका क्या कार्य है साथियों, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, कोन का क्या कार्य है, ये हमको किस किस चीज़ में सहायता करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ना तेज़ रोशनी, क्या साथियों, ये तेज़ रोशनी में हमारी सहायता करता है। कब, तेज़ रोशनी। रुकिएगा थोड़ा सा, ये क्या करता है आपका कोन, तेज़ रोशनी। उसके साथ साथ और क्या करता है, रंग की पहचान। क्या साथियों, रंग की पहचान। ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन किस किस चीज़ में रोल निभाता है। तो ये तेज़ रोशनी, उसके बाद रंग की पहचान, और साथियों दिन में देखने। दिन में आप जानते हैं कि तेज़ रोशनी होता है, तो दिन में देखने। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि रंग को पहचानने में कौन रोल निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, वो रंग को पहचानने में आपका कौन मुख्य भूमिका निभाता है। तेज़ रोशनी में देखने के लिए आपका कौन मुख्य भूमिका निभाता है, और दिन में देखने के लिए आपका कौन मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन। और दूसरा क्या बचा साथियों, दूसरा आपका बचा क्या, कौन के बाद रोड बचा, क्या, रोड। तो इसको बारे में भी आप जान लीजिए कि रोड का क्या रोल है। तो रोड क्या करता है साथियों, ये कम रोशनी और रात में, कब, ये कम रोशनी, कब साथियों, ये कम रोशनी, और कब, रात में। जैसे हम लोग रात में देख पाते हैं ना, तो इसमें कौन रोल निभाता है ज़्यादा आपका, रात में वो रोड जो कोशिका है, रोड इसमें रोल निभाता है। रात में देखने में मदद करता है कौन, आपका कम रोशनी, और रात में देखने में मदद कौन करता है, आपका रोड। और दिन में देखने और तेज रोशनी में देखने के लिए कौन, कौन। और रंग को पहचानने के लिए ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रंग को पहचानने के लिए कौन सी कोशिका मुख्य भूमिका निभाती है, तो आपका कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा रुकिएगा, हाँ, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए 13 नंबर में है कि लसिका तंत्र मुख्य कार्य है। जो लसिका तंत्र है ना साथियों, इसका मुख्य कार्य क्या होगा, क्या इसका मुख्य कार्य पाचन का होगा, या फिर नाड़ी संचरण का होगा, या फिर प्रतिरक्षा और अपशिष्ट का निष्कासन का होगा, या साथियों ये आपका ऑक्सीजन संवहन का होगा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए एक होता है टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट क्या करता है साथियों, ये ना हमारे शरीर को रक्षा करता है। टी लिम्फोसाइट
टी लिम्फोसाइट। और साथियों लिम्फोसाइट को क्या बोलते हैं, लसिका बोलते हैं। तो आप यहाँ से याद रखिएगा कि आपका देखिए लिम्फोसाइट क्या करता है, रक्षा करता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा लसिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो ये प्रतिरक्षा और अपशिष्ट का निष्कासन का कार्य करता है। क्या करता है, प्रतिरक्षा करता है और अपशिष्ट का निष्कासन करता है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 13 सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने में। अगला सवाल है कि डीएनए की द्वितीय कुंडली संरचना की खोज किसने की। यानी डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है नहीं बन पाया साथियों, रुकिए और तरह से बनाते हैं। एक को इस तरह से ले लिए, एक को अब इस तरह से, हाँ अब देखिए ये बन गया। तो ये जो डीएनए का आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है साथियों, इसका खोज किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा इसका खोज आपका वाटसन और क्रिक, किसने साथियों, वाटसन और क्रिक ने मिलकर के डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का खोज किया था। चलिए बढ़ेंगे 14 सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा 15 नंबरवा सवाल। देखिए सवाल क्या है कि मानव पाचन तंत्र में सबसे लंबा अंग कौन सा है। देखिए मानव का जो पाचन तंत्र है, जो भोजन को पचाने का काम करता है, उसमें सबसे लंबा अंग कौन है। क्या सबसे लंबा अंग अमाशय है, या फिर यकृत होता है साथियों, या छोटी आंत, या बड़ी आंत। देखिए ध्यान रखिएगा कि मानव पाचन तंत्र में जो सबसे लंबा अंग होता है ना, वो हो जाता है आपका छोटी आंत। कौन, छोटी आंत जो है ये मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत के ना कुल 3 भाग होते हैं। कितने, छोटी आंत के कुल 3 भाग होते हैं साथियों, आप ध्यान रखिएगा। एक होता है क्या, गर्हनी, एक क्या होता है गर्हनी, उसके बाद दूसरा क्या होता है जेजुनम। एक होता है गर्हनी, दूसरा होता है जेजुनम, और साथियों एक होता है क्या, इलियम। क्या होता है, इलियम। गर्हनी, जेजुनम और इलियम। अब देखिए इन तीनों में जो इलियम है ना, इलियम में क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर आपको पूछ दे कि पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत के किस भाग में पूर्ण होती है, तो पाचन की प्रक्रिया साथियों वो छोटी आंत के ना किस में, इलियम में पूरा होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आगे क्या होता है, अवशोषण का काम होता है। चलिए इस सवाल के बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। सवाल है कि यदि दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है, यानी एफ क्या धनात्मक है, तो ये किस प्रकार का दर्पण होगा। देखिए दर्पण का फोकस दूरी कैसा बोला है, जो एफ है यानी फोकस दूरी ये पॉजिटिव बोल रहा है, यानी धनात्मक में है। तो आपको पूछा कि वो किस प्रकार का दर्पण होगा। क्या वो साथियों अवतल दर्पण होगा, या उत्तल दर्पण होगा, या समतल दर्पण होगा, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए यहाँ से आपको ध्यान रखना क्या है कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है साथियों, ये फोकस दूरी अवतल दर्पण का निगेटिव होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। और समतल दर्पण के बारे में जान लीजिए कि इसका फोकस दूरी क्या होता है, इन्फिनिट यानी अनंत में होता है। इसका फोकस दूरी क्या होता है साथियों, अनंत होता है। ये सारी बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि फोकस दूरी धनात्मक, तो देखिए फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा, उत्तल दर्पण का। किसका साथियों, उत्तल दर्पण होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए साथियों इस सवाल के बाद बढ़ेंगे आगे की ओर। देखिए अगला सवाल 17 नंबर में ये सवाल है, आप लोग भी साथ में इसी तरह से जवाब देते चलें। क्या है कि यदि एक वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब। देखिए कोई वस्तु है, उसको कहाँ पे रखा जा रहा है, फोकस पे रखा जा रहा है। कहाँ पे साथियों, उसको फोकस पर रखा जा रहा है। तो बोला कि प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो देखिए क्या है कि वास्तविक और उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा, आभासी और सीधा होगा, और नहीं बनेगा। देखिए आप यहाँ से कुछ बातें ध्यान रखिएगा। आपका ना देखिए वस्तु कहाँ पे रखा जाए और कहाँ प्रतिबिंब बने, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, फोकस और फोकस के साथ संबंध क्या रखिएगा, इन्फिनिटी। यानी जब भी फोकस रहेगा, फोकस का संबंध किसके साथ हो जाएगा, अनंत के साथ। यानी साथियों अगर वस्तु कहाँ है, फोकस में है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अगर अनंत पे वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और बचा क्या साथियों, अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है। अब इससे रिलेटेड अब देखिए यहाँ के अलावा, इन दोनों पोजीशन के अलावा अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अगर बोल दे क्या कि इन दोनों के बीच में है, अगर वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो साथियों वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में।
कहाँ पे? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। बस आपको ध्यान रखना है एक ये वाली बातें और दूसरा ये वाली बातें, उसके अलावा कहीं पे भी वस्तु रहे तो आप फोकस को अनंत के साथ जोड़ दीजिए, वक्रता केंद्र को वक्रता केंद्र के साथ जोड़ दीजिए, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सवाल था कि दर्पण के फोकस पर है, तो साथियों फोकस पर है तो कहाँ पे बनेगा? वो आपका अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। चलिए साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा अगला सवाल, 18 नंबर में सवाल है। देखिए बहुत आसान है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? आपको बोला है कि शक्ति का मात्रक क्या है। देखिए शक्ति का मात्रक क्या वाट होगा या जूल होगा या वोल्ट होगा या साथियों एम्पियर होगा। आपको बताना है कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है। तो देखिए ध्यान रखिएगा साथियों, आपको बहुत बार बताए हैं कि देखिए जो जिसके पास शक्ति होगा ना वो क्या करेगा? वाट लगाएगा दूसरे का। देखिए आप क्या बोलते हैं? तुम्हारा वाट लगा देंगे। तो वाट लगाने का आप धमकी कब देते हैं? जब आपके पास पावर होता है। तो इसका मतलब है कि शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। क्या साथियों? शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा। ये वाली ट्रिक स्पेशली आप लोगों के लिए, किसी को बताइएगा नहीं, बहुत अपने से बनाया साथियों, देहाती ट्रिक है। ठीक है। देखिए जूल जो है ना, ये कार्य का किसका है? कार्य या फिर ऊर्जा का। किसका? कार्य या ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और वोल्ट जो है ये विभवांतर का हो जाएगा। किसका? ये विभवांतर का आपका हो जाएगा क्या? वोल्ट हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर। किसका? विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। चलिए अब बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आगे की ओर। ये रहा 19 नंबर सवाल कि गति में वस्तु का जो जड़त्व है वो किस पर निर्भर करता है। देखिए किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है साथियों वो किस पर निर्भर करेगा? क्या भार पे निर्भर करेगा या द्रव्यमान पे निर्भर करता है या गति पे निर्भर करता है या आकार पे? तो साथियों ध्यान रखिएगा कि वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करेगा। तो देखिए जड़त्व जो है ना, आप पढ़े होंगे, न्यूटन साहब ने गति के कुल 3 नियम दिए थे। उसमें से जो पहला नियम है साथियों, फर्स्ट नियम, इसी को जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इस नियम के तहत क्या कहा जाता है कि कोई भी वस्तु अपना स्थान या अपनी गति उस समय तक बनाए रखता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये बात आप जानते हैं। ठीक है। तो देखिए जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो साथियों जड़त्व ना द्रव्यमान पर। किस पर? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे इस सवाल के बाद आखिरी सवाल की ओर। और आज के सेशन का अंतिम सवाल साथियों, फटाफट इसी तरह से आप लोग जवाब देते चले। और जो भी प्रिय साथी लास्ट तक अगर आज का वीडियो को देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा? जय हिंद। क्या बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में? आपको क्या लिखना है? जय हिंद। क्या लिखना है साथियों? जय हिंद। क्या लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में? जय हिंद। अगर आप लास्ट तक देखे हैं और आपको अपने भारत देश से, अपने देश से प्यार है तो आप क्या लिखिएगा? जय हिंद लिखिएगा। चलिए अभी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो जी है का मान क्यों बदलता है। देखिए पहले तो जान लीजिए, ये आपका स्मॉल जी जो है ये गुरुत्वीय त्वरण है साथियों। और इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये पृथ्वी पर ना इसका मान अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह बदलते रहता है। अब साथियों देखिए, जान लीजिए कि अगर ना जी आपका कहाँ पे, अगर आप कहाँ पे हैं? ध्रुवों पर है। ध्रुवों पर ना साथियों ये आप इसका मान आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ध्रुवों पर। किस पर? ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे अधिक। ध्रुवों पर क्या होता है साथियों? जी का मान सबसे ज़्यादा। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज़्यादा होता है। और केंद्र पर ना साथियों पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र पर क्या होता है साथियों? इसका मान 0 होता है। केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। आप ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ से आपका ये भी सवाल बनता है कि कोई क्या करता है, किसी वस्तु को आप केंद्र से लेकर के ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होगा? आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि केंद्र पर 0 है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा है। तो साथियों जब आप ध्रुव की ओर जाइएगा, तो बढ़ेगा। किधर? जब आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो बढ़ेगा, और जब आप केंद्र की ओर जाइएगा साथियों तो क्या होगा? केंद्र की ओर घटेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आप ये भी ध्यान रखना है आपको, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा कि ऊंचाई और अक्षांश पर निर्भर करता है। किस पर? ऊंचाई और अक्षांश पर निर्भर करता है। साथियों इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए साथियों आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, बस इसी तरह से आप लोग तैयारी करते रहें और हमारे साथ जुड़े। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं तो कोई बात नहीं, और अपने दोस्त तक भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।